हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अब जो फार्मर्स हमारे थे हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब के, वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ करने लगे थे, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ कर रहे थे, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे। पेस्टिसाइड्स होता है पेस्ट को किल करने के लिए, और पेस्ट होते हैं ऐसे जीव, छोटे जीव जो कि फार्मिंग में जो हमारी फसल होती है, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा इरिगेशन में डैम्स का यूज हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा था, और कैनल से वाटर का फ्लो हो रहा था। तो वाटर सिस्टम जो है कैनल से यूज़ हो रहा था, और पंप सेट भी यूज़ हो रहा था इरिगेशन के लिए। उसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग में जो है अब थ्रेसर्स यूज किया जाने लगा था, उसके अलावा ट्रैक्टर्स भी यूज किया जाने लगा था। राइट। सो तो हमने यहाँ तक देखा था। आगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg पर हेक्टेयर। पालमपुर में जो yield था, टोटल प्रोडक्शन जो था ट्रेडिशनल वैरायटी से, ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले से वो लोग उपजा रहे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले, यानी मॉडर्न टेक्निक्स के आने से पहले जो वो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी नॉर्मल सीड्स को यूज़ करके, तो उस टाइम कितना था प्रोडक्शन? 1300 केजी पर हेक्टेयर था। ठीक है, 1300 केजी पर हेक्टेयर था। अब जब HYB सीड्स आ गया तो इल्ड बढ़कर 3200 केजी हो गई थी। राइट। सो प्रोडक्शन जो था वीट का हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब फार्मर जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्लस होने लगा था। अब सरप्लस क्या होता है गाइज? सरप्लस होता है कि अगर आप जो है, आपके पास एक खेत है, आपके पास एक फील्ड है, और आप उस फील्ड में जो है, मान लीजिए कि आप 10 kg प्रोड्यूस करते हैं, टोटल 10 kg अगर प्रोड्यूस करते हैं, और 10 kg में से आपका रिक्वायरमेंट होता है कितना? 2 kg रिक्वायरमेंट होता है ईयरली। राइट। सो उसमें से आप क्या करेंगे कि 8 kg को जाकर सेल कर सकते हैं। तो जो ये 8 kg बचा, ये आपका सरप्लस हो गया। राइट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विल द लैंड सस्टेन। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि लैंड जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स है, और इसीलिए इसके यूज़ करने में हमें सावधानी बरतनी होगी। ठीक है। हमारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो है ये बताता है कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज करने से नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज़ हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। इन मेनी एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ है कि ऐसा पाया गया है कि जो फर्टिलिटी है लैंड का, वो लॉस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है उस जगह पे, और कंटिन्यूस यूज जो हो रहा है ग्राउंड वाटर का ट्यूबवेल में इरिगेशन के लिए। ठीक है, ट्यूबवेल से इरिगेशन के लिए जो कंटिन्यूस यूज किया गया है ग्राउंड वाटर का, उस वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी घट गया है। राइट। और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की अगर बात करें, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लाइक सोयल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये इसे बिल्ड होने में, इसे बनने में काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं, और एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसे फिर से रिस्टोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। राइट। ताकि आगे भी जो है, आने वाले जनरेशन्स में जो खेती होगी या एग्रीकल्चर होगी, तो उस टाइम भी उस लैंड का फिर से यूज़ होगा। आगे हम लोग देखेंगे हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो लैंड है वहाँ का, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो आपको पता है जैसे कि फार्मिंग के लिए लैंड का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है लैंड का होना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो पीपल इंगेज हैं एग्रीकल्चर करने में, यानी खेती करने में जो पीपल इंगेज्ड हैं, उनके पास, सबके पास जो है सफिशियंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। राइट। और अगर पालमपुर की बात करें तो 1/3 ऑफ दी 450 फैमिलीज़, यानी कि टोटल फैमिली वहाँ पे कितना है? 450 है। और उसकी जो 1/3 है, एक तिहाई जो फैमिली है वहाँ की, तो उनके पास क्या है? वो क्या है? लैंडलेस हैं। यानी 1/3 जो है 450 का, 450 का 1/3 होता है 150।
राइट। तो 150 फैमिली जो है उनमें से ज़्यादातर लोग जो दलित्स हैं तो उनके पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए, राइट। सो अगर रिमेनिंग फैमिली की बात करें तो रिमेनिंग फैमिली के पास लैंड है, राइट। सो उनमें से 240 फैमिली जो है वो स्मॉल प्लॉट्स को कल्टीवेट करते हैं, यानी उनके पास बहुत ही कम ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से भी कम है उसका एरिया, राइट। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजेंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। सो इतने कम लैंड पर जो कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इस वजह से उन्हें बहुत ही कम इनकम हो पाता है। सो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम एरिया है, यानी कि जो फार्मर्स है यहाँ पर जिनके पास ये लैंड है ये बहुत ही कम लैंड है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इन्हें बहुत ही कम इनकम होता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप। उसके अलावा कुछ जो ये है, ये एरियाज़ देखिए कितना बड़ा है। तो यहाँ ये जो है बिग फार्मर्स हैं, इनके पास सफिशिएंट लैंड है। और जो ऐसे फार्मर्स हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है इनके लैंड पर फार्मिंग करना पड़ता है। सो यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है, जिस स्टोरी में ये बताया गया है कि 1960 में गोविंद एक फार्मर था जिसके पास टोटल लैंड कितना था, 2.25 हेक्टेयर्स लैंड था। और जो उसमें से ज़्यादातर पार्ट था वो क्या था, अनइरिगेटेड था, यानी कि उसमें सिंचाई नहीं होती थी। अब क्या होता है कि उनके जो 3 बच्चे थे, विद द हेल्प ऑफ 3 सन्स, गोविंद ने अपने लैंड को कल्टीवेट किया, वहाँ पर खेती की। लेकिन वो लोग जो थे ठीक से रह नहीं पा रहे थे, बिकॉज उनका जो इनकम था वो बहुत ही कम था। लेकिन फिर भी जो है अपने खेत की वजह से, अपने फील्ड की वजह से वो लोग सफिशिएंट कमा रहे थे। और जो बुफेलो था, उनके पास क्या था, बुफेलो था, तो वो बुफेलो की हेल्प से मिल्क बेचकर इनकम जनरेट कर पा रहे थे। अब क्या होता है, गोविंद की डेथ के बाद अब जो उनका लैंड था वो डिवाइड हो जाता है उनके 3 बेटों में। अब सबके पास 0.75 हेक्टेयर का लैंड आता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि इम्प्रूव्ड इरिगेशन के बावजूद, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बावजूद, गोविंद के जो 3 सन हैं वो सफिशिएंट लैंड नहीं होने की वजह से अच्छे से फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, उस लैंड का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो उन्हें क्या करना पड़ रहा है, बाकी के सालों में दूसरा काम ढूंढना पड़ जाता है, राइट। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ लैंड जो है यहाँ पे स्कैटर्ड हैं, और जो कुछ लैंड जो कि छोटे छोटे लैंड हैं वो कल्टीवेट किए जा रहे हैं स्मॉल फार्मर्स के द्वारा। और जो आधे से भी जो ज़्यादा एरिया है वो लार्ज साइज़ में है। और वो लार्ज साइज़ का जो एरिया है, जो 60 फैमिली है, जिसमें कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, वो कल्टीवेट कर रहे हैं उस लैंड को। और उस लैंड का जो एरिया है वो 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। और अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। और कुछ फार्मर्स के पास क्या है, लैंड जो है 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क ऑन द फील्ड में जो ये वर्क हो रहा है उसे दिखाया गया है। प्लगिंग बाय द ब्लॉक्स, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड को दिखाया गया है इस वाले में, प्लगिंग बाय द ब्लॉक्स। और यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से ट्रैक्टर से प्लगिंग हो रहा है। और यहाँ पे दिया गया पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं सोविंग किया जा रहा है। और ये प्लगिंग है ट्रेडिशनल मेथड से विद द हेल्प ऑफ कैटल्स, राइट। और यहाँ पे फसल की कटाई हो रही है। सो यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल उठता है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी कि जो लेबर मतलब होता है वर्कफोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। लेबर यानी कि जो फील्ड में हमारा काम होता है, एग्रीकल्चर में जो वर्क होता है, फार्मिंग में जो वर्क होता है, वो कौन प्रोवाइड करेंगे। सो लैंड के बाद जो है हमने पढ़ा था कैपिटल में कि लैंड के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था लैंड के बाद क्या, लेबर पढ़ा था। तो लेबर जो है कौन प्रोवाइड करेगा, बिकॉज लेबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। तो फार्मिंग में हमें जो है हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है।
सो अब जो स्मॉल फार्मर है वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर जो है अपने छोटे मोटे लैंड को जो है खुद से कल्टीवेट कर लेते हैं और खुद से अपनी फैमिली के साथ मिलकर वहाँ पर काम कर लेते हैं, राइट। सो उन्हें जो है लेबर के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है, वो लोग खुद से काम कर लेते हैं। और अगर मीडियम टू लार्ज फार्मर की बात करें तो वो क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं फार्म लेबरर्स को, ताकि वो उनके लैंड पर काम कर पाएँ। काम करने के लिए वो हायर कर लेते हैं। लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, राइट। तो उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो लार्ज फार्मर हैं वो उन लोगों को हायर कर लेते हैं जो कि लैंडलेस हैं, राइट। और जो फैमिली जो है स्मॉल प्लॉट को कल्टीवेट कर रही होती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा यहाँ पे अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। जो फार्मर्स होते हैं उन्हें तो राइट होता ही है उनके क्रॉप पर, लेकिन जो फार्म लेबरर्स होते हैं उन्हें राइट नहीं होता है जिस लैंड पर वो काम कर रहे होते हैं, किसी और के लैंड पर जो काम कर रहे होते हैं। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। और उन्हें क्या होता है, उन्हें वेज दिया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं काम करने के बदले, ठीक है। वेजेज जो है कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, या नहीं तो क्रॉप के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और इन द काइंड यानी कि उसके बदले में कुछ भी जो है अनाज दे दिया जाए, काम करने के बदले में अनाज दे दिया जाता है, या नहीं तो फिर कोई और चीज़, राइट। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो। और कभी कभी जो है काम के बदले में उन्हें खाना दे दिया जाता था। सो वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। वेजेस जो है ये वेरी करते हैं। वेजेस मतलब क्या होता है, उनको जो काम करने के बदले में पैसे दिए जाते हैं, राइट। वेजेस वेरी वाइडली, रीजन टू रीजन जो है अलग अलग वेजेस मिलता था किसानों को, ठीक है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और डिपेंड करता था कौन सा क्रॉप में वो काम कर रहे हैं। और ये भी डिपेंड करता था वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, सोइंग करना हो या हार्वेस्टिंग करना है, सबका अलग अलग वेज था। और देर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये भी वेरिएशन था कि कितना समय काम करना होता है। एक फार्म लेबर को जो है डेली बेसिस पर काम किया जा सकता था, यानी तो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए लाइक हार्वेस्टिंग के लिए जो है एम्प्लॉय कर लिया जाता था, ठीक है। चाहे किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए या पर्टिकुलर वर्क हार्वेस्टिंग जितना समय तक चले तब तक के लिए, या तो फूड होल ईयर के लिए भी उन्हें एम्प्लॉय किया जाता था, राइट। अब जो है यहाँ पर दाला के बारे में बताया जा रहा है। दाला इज़ अ लैंडलेस फार्मर हु वर्क्स ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर। दाला जो है डेली वेजेस के बेसिस पर काम करता है पालमपुर में। और इसका मतलब ये हुआ कि उसे जो है रेगुलरली वर्क खोजना पड़ता है अपने लिए। और अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस का, जो मिनिमम वेज है यानी कम से कम जो वेज है काम करने का, सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये 300 रुपये फिक्स किया गया था पर डे का, ठीक है, मार्च 2017 में। लेकिन बट एक्चुअल में क्या था कि दाला जो है उसे मात्र 160 रुपये मिल रहे थे। सो ऐसा हो रहा था क्या कि क्योंकि वहाँ पे हैवी कंपटीशन था वर्क का। क्या था वहाँ पे, कंपटीशन था वर्क का, लोगों के बीच, वर्कर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था वर्क का। और उसी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों को कम पैसे में वर्क मिल रहे थे, वर्क करना पड़ रहा था। क्या था कि सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर। तो दाला अपना सिचुएशन बताते हैं रामकली को। रामकली भी एक फार्म लेबर ही है, राइट। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। तो ये दोनों जो हैं विलेज के सबसे पुअर पीपल में से एक है। सो दाला एंड रामकली का ये स्टोरी यहाँ पर दिया गया है, तो इसे मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले दाला बोलता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। सो ये बताता है कि यहाँ पर जो है आजकल जो है वर्क फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, केवल लार्ज फार्मर ही हमें जो है हायर करते हैं, और वो भी बहुत ही कम दिनों के लिए। सो अब ये रामकली बताती है घनश्याम के बारे में, जो कि एक लार्ज फार्मर था। बताती है ये, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज़ जस्ट बाउट अ हार्वेस्टर। उसने क्या किया है, हार्वेस्टर खरीदा है, मशीन खरीदा है। और इसी वजह से क्या हुआ है कि
बाकी जो काम होता है हार्वेस्ट करने का वो मशीन ही कर दे रही है, तो उस वजह से इसे कम, इन लोगों को कम काम मिल रहा है। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। तो ये बताती है क्या कि पिछले साल मुझे जो है 5 महीनों से भी कम समय का काम मिला। अब ये बोलता है दाला कि हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं प्लगिंग के लिए, हार्वेस्टर्स है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेसर्स है थ्रेसिंग के लिए, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, वीड्स रिमूव करने के लिए भी जो है इनके पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं। सम फार्मर्स स्प्रे वीडीसाइड, क्या है, सम फार्मर कुछ फार्मर क्या करते हैं, वीडीसाइड करते हैं, वीडीसाइड को स्प्रे कर देते हैं। वीडीसाइड होता है क्या, ऐसा केमिकल होता है जो कि वीड्स को रिमूव करता है। ठीक है, अब वीड्स क्या होता है, वीड्स क्या होता है, जब फार्मिंग का जो हमारा क्रॉप्स होते हैं, मेन क्रॉप्स होते हैं, तो उनके बीच छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, तो उससे हम लोग वीड बोलते हैं। वीड की वजह से क्या होता है कि जो मेन हमारा क्रॉप होता है उसको ग्रो करने में डिफ़िकल्टी होती है। सो ये फिर हम रामकली बोलती है कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। अब जो है इस साल मुझे जो है ब्रिक मेकिंग यूनिट में काम खोजना पड़ेगा। रायगंज में जो ईंट बनाने की यूनिट है, जहाँ बनाया जाता है वहाँ पर काम ढूंढना पड़ेगा। फिर ये दाला बोलता है आई ओ द लोकल मनी लेंडर RS 2000। ये जो है 2000 रुपी जो है ये लिया होता है किसी मनी लेंडर से, और उससे जो है और लास्ट समर में बताता है कि लास्ट समर में उसने 1000 रुपया लिया था, और क्या होता है कि जब कोई काम अवेलेबल नहीं था उस समय लिया था। तो अब ये जो है ये बता रहा है क्या कि मैं इन्हें कभी रिपे फिर से जो है पैसे दे पाऊँगा भी या नहीं दे पाऊँगा। ये बता रहा होता है मैं मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना जुटा पाता हूँ। ये बताती है कि माई सिचुएशन नॉट मच बेटर, मेरा सिचुएशन भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि पुराने डेब्ट की वजह से मनी लेंडर्स ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। राइट, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। सो गाइज आप कमेंट करके बताइए आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, क्या आपको सब कुछ समझ में आ पा रहा है। ओके गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।